Hello everyone. So today we are going to study about how to solve any graph question in physics. तो कोई भी ग्राफ क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है तो उसको फिजिक्स में कैसे सॉल्व करना आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. So let the party get started. मैंने एक छोटा सा मीम भी लगा रखा है यहाँ पे साथ में. ये मीम है कि भैया what do baby parabolas eat? It eats quadratic formulas. नाउ अब समझ में आया हो तो आया होगा, नहीं आया हो तो आ जाएगा समझ में धीरे से एक बार ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ के क्वेश्चंस कभी भी आए तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है. सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सारी ग्राफ्स कौन कौन सी होती है, उनकी बेसिक इक्वेशंस कौन कौन सी होती है. अगर आप लोगों को अगर ये पता होगा कि इनकी बेसिक इक्वेशंस क्या होगी, देन ओनली यू कैन सॉल्व दी ग्राफिकल क्वेश्चंस. तो हमारे पास में कुछ कुछ ग्राफ्स जो होती है वो एक होती है स्ट्रेट लाइन. अलग अलग स्ट्रेट लाइंस दिख रही है आपको, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, बहुत सारी लाइंस है. दूसरी है पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, बहुत सारे पैराबोला, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन. फिर आता है हमारे पास में दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट वाली कर्व होती है. ठीक है, वाई ई टू द पावर माइनस, और बहुत सारी कर्व्स होती है साइन एक्स, टेन एक्स वगैरह वगैरह, जो आप फ्रिक्वेंटली पढ़ते भी होंगे. तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप पूरा फिजिक्स पढ़ते ही होंगे तो आपको साइन कर्व, टेन कर्व, लॉग एक्स की कर्व, ई टू द पावर एक्स अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज हाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स. मैं अभी के लिए बस इतना बोलूंगा, एक बार आप स्ट्रेट लाइन समझ जाओ और पैराबोला समझ जाओ तो बाकी सारी चीजें अपने आप आने लग जाती है. तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी तो सारी कर्व्स डायरेक्टली हम लोग सर्कल की इक्वेशन देख सकते हैं, ये देख सकते हैं. मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बेसिकली ऑन स्ट्रेट लाइंस एज वेल एज ऑन दी पैराबोला. तो हमको समझना होगा सबसे पहले कि भैया ये स्ट्रेट लाइंस क्या होती है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होगी हम लोगों के पास में, वो हमको समझना पड़ेगा. तो एक स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं होती है, इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये करके ऐसी कोई भी जा रही है स्ट्रेट लाइन, अलग अलग स्ट्रेट लाइन हो सकती है. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो होती है हम लोगों के पास में, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होती है. एज वेल एज अलग अलग तरीके से इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये तो जनरल हो गई, एक हम लोग तरीके से लिखते हैं दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पर m जो होता है दैट इज नॉन एज स्लोप. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्लोप बोलते हैं. और ये जो c होता है हम लोग के पास में, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इंटरसेप्ट. और ये कौन सा इंटरसेप्ट होता है? इट इज दी वाई इंटरसेप्ट. कि भैया ये स्ट्रेट लाइन y को कहाँ पे काट रही है, y को यहाँ काट रही है, जीरो पे काट रही है, ऊपर काट रही है, नीचे काट रही है, y को कहाँ पे काट रही है, बेसिकली ये c वो बताता है. स्लोप जो होता है बेसिकली m इज इक्वल टू टेन थीटा, जहां पर थीटा जो होता है एंगल होता है जो x एक्सिस के साथ में बन रहा है. तो बेसिकली हम लोगों को एक ये वाली बात समझने के लिए होना चाहिए एज वेल एज ये वाली होना चाहिए. ठीक है, तो ये सिंपल एज इट हम लोग बना सकते हैं डायरेक्टली. और एक और इक्वेशन होती है जो आपको बनानी याद होनी चाहिए कि अगर y इंटरसेप्ट को ये b मार्जिन से काट रही है और x इंटरसेप्ट को ये a मार्जिन से काट रही है, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाती है? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1. मैं ज्यादातर इक्वेशन जो या तो ये वाली इक्वेशन से बनाता हूँ या ये वाली इक्वेशन से बनाता हूँ, और मैं सिखाऊंगा भी सीखिए अलग अलग ग्राफ्स को देख के आप कैसे पहचान सकते हो कि अलग अलग इक्वेशन के क्या क्या मायने होते हैं. तो लेट अस सी, एक हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं. ठीक है, पहली अगर स्ट्रेट लाइन अगर मैं बोलूं, स्ट्रेट लाइन जो होती है ना बेसिकली दो टाइप्स की स्ट्रेट लाइन होगी. एक ऊपर जाती हुई स्ट्रेट लाइन होगी, या तो फिर दूसरी हो सकती है जो नीचे जाती हुई स्ट्रेट लाइन हो. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी, बस इसके अंदर यही दो अंतर होते हैं. बाकी आपको और कोई स्ट्रेट लाइन देखने को नहीं मिलेगी, या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे आ रही है. जब ये ऊपर जाती है ना, ये इस तरीके से ऊपर जाती है, तो ये ऊपर जाने वाली कर्व का हम लोग क्या मानते हैं कि इसका स्लोप जो है ना, इसका स्लोप ये क्या है पता है? ये पॉजिटिव है. मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि m इज पॉजिटिव है. ठीक है, और दूसरी तरीके की कर्व जो होती है उसके अंदर थीटा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये थीटा जो जाता है, ये स्लोप जो जाता है इट इज नेगेटिव. ठीक है, स्लोप इज नेगेटिव. ठीक है, इस तरीके की कर्व्स हो सकती है. तो बेसिकली कहने का मतलब एक्यूट एंगल बनेगा तो हम लोग बोल देंगे भैया पॉजिटिव रहेगा स्लोप, एंड अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है या उससे ज्यादा बड़ा एंगल बन रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा हम लोग के पास में? दैट वुड बी नेगेटिव. बस ये दो तरीके की स्ट्रेट लाइन आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारी चिंता आप लोगों को छोड़ देनी है. इन दोनों की चीजें अपने को पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपके पास में कोई भी आपको एक कर्व दे रखी है सपोज लाइक दिस, अगर मैं आपको बोलूंगा कि भैया ये बताओ इसका स्लोप पॉजिटिव है
कि ये नेगेटिव है, अब ये ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, ऑब्वियसली ये ग्राफ जो है नीचे जा रही है, और अगर एंगल के संपर्क में देखा जाए तो इसका थीटा जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका स्लोप क्या होगा हम लोग के पास में, नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव है, नीचे जाता हुआ कर्व है, यहाँ से क्लियरली हम लोग को पता चल जाएगा। तो थीटा से हम लोग को अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरीके की कर्व बनाएगा। ठीक है, इक्वेशन लिखने का टाइम आता है हम लोग के पास में, तो इक्वेशन अगर हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये x यहाँ पर कुछ आपको vt का कर्व दे रखा है, और v यहाँ पर हम लोग को 0,2 पे काट रहा है। ठीक है, और इसका एंगल जो दे रखा है हमको 135 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं y = mx + c, जहाँ पे आप 135 डिग्री निकालोगे तो -1 आएगा, और ये इक्वेशन बन जाएगी। y की जगह पर क्या लिखा हुआ है हम लोग के पास में v, m की जगह पे हम लोग के पास में माइनस में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको -x लिख देंगे, और प्लस c पे हम लोग के पास में 2 है, तो ये इक्वेशन हम लोग के पास में बन जाएगी। और x की जगह पे क्या है हम लोग के पास में t है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। तो बेसिकली दो लाइंस आपको ध्यान में रखनी है, एक पॉजिटिव स्लोप वाली और एक नेगेटिव स्लोप वाली। इसके अलावा हम लोग के पास में कोई लाइन नहीं रहेगी। इक्वेशंस आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ y = mx + c की हेल्प से, या आप लोग x/a + y/b = 1 की हेल्प से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं समझने के लिए कि पैराबोलास कितने टाइप्स के होते हैं, तो पैराबोला में जनरल इक्वेशन जो पैराबोला की होती है, इट इज y is directly proportional to x², या x² जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हम लोग के पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहला वाला मीम आपके साथ में शेयर किया था, तो उसमें बोला था कि व्हाट डू बेबी पैराबोलास इट, दे ईट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जहां पे भी दिखा वहां बनेगा आपका पैराबोला। पैराबोला टोटल 4 टाइप्स के उसमें, एक पैराबोला आपका ऐसा होता है, एक पैराबोला आपका ऐसा होता है उल्टा, एक पैराबोला आपके पास में ऐसा होता है, और एक पैराबोला आपके पास में ऐसा होता है। ये 4 तरीके के पैराबोलाज होते हैं, एक इधर एक उधर एक इधर। इसकी इक्वेशन जो होती है बेसिकली होती है y = 4ax, ये होती है y² = -4ax, और ये होती है हमारे पास में x² = 4ay, और इसकी इक्वेशन होती है x² = -4ay। ठीक है, ये 4 तरीके के अलग अलग पैराबोलास होंगे। हमको चारों के चारों को ढंग से याद कर लो, और ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी ग्राफ से देखना कि यार ये कौन सा पैराबोला बनेगा, पहला वाला पैराबोला बनेगा या तीसरा वाला पैराबोला बनेगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्वाड्रेटिक तो अपने को पता चली जाएगी, रिलेशंस हम लोग एस्टेब्लिश कर ही जाते हैं, बस पैराबोलास कौन कौन से बनेंगे उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है हम लोगों को, वरना इट इज वेरी इजी। अब देखो इसके अंदर ना 2 इंपॉर्टेंट पैराबोलाज होते हैं। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट पैराबोला जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ये चलो ठीक है, ये हम लोग बना लेंगे, एक ऐसा जाता हुआ है ऐसा जाता है। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं है ना इन दोनों को जो पैराबोलाज होते हैं हम लोग इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। जो x² वाला जो होता है ना, एक ये वाला पैराबोला होता है हम लोग के पास में, एक ये वाला होता है। ठीक है, इसकी आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग स्माइलिंग अप कर्व। ठीक है, स्माइलिंग अप, देखो मुस्कुरा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, मुस्कुराइए, आपको हमेशा कैसा रहना है, ऐसा। ये कैसा घुमा है, एक मुस्कुरा रहा है, और ये बेचारा क्या है हमारे पास में, बेचारा सेड होके बैठा हुआ है, तो इट इज स्माइलिंग डाउन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज स्माइलिंग डाउन एंड इट इज स्माइलिंग अप। अब स्माइलिंग अप और स्माइलिंग डाउन में क्या अंतर होता है, तो देखो स्माइलिंग अप क्या होता है कि भाई इसमें पॉजिटिविटी भरी हुई है, इज वेरी पॉजिटिव, तो ये बड़ा ही पॉजिटिव इंसान है। और स्माइलिंग डाउन क्या होता है, स्माइलिंग डाउन इज अ वेरी नेगेटिव इंसान, ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंसान है। ठीक है, तो पॉजिटिव से क्या हमको मिला और नेगेटिव से हमको क्या मतलब मिला, तो देखो इसके अंदर बेसिकली एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज क्या, अगर देखो स्माइलिंग अप पॉजिटिव है ना, तो दैट मींस हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप स्लोप देखना चाहे, इस पार्ट पे स्लोप देखना चाहे, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी। अब स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी तो इस वाले पार्ट में ना, इधर वाले पार्ट में ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा आपका एक्स एक्सिस के साथ में, तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव आएगी, और इस तरफ आप बनाओगे ना तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल बनेगा। मतलब आपका स्लोप क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जिसका स्लोप बढ़ता है वो पॉजिटिव होता है और वो मुस्कुराता हुआ होता है। ठीक है, सिमिलरली इधर अगर आप बनाएंगे तो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो ये एंगल पॉजिटिव आएगा, और इधर से आप लोग बनाते हो तो ये एंगल आपका थीटा जो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा नेगेटिव, मतलब यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये वाली इक्वेशन आपकी होती है x = 4ay, और यहाँ पर होती है आपके पास में x² = -4ay।
ठीक है। इस तरीके से दो पर्टिकुलर पार्ट्स में हम लोगों ने बांटा हुआ है, इट्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब आपको स्ट्रेट लाइंस पता चल गई, आप इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो, आपको पैराबोला 4 तरीके पता चल गए। तो हम एक बार क्या करते हैं, एक बार दो चीजों के बारे में हम लोग प्लॉट करके देखते हैं, दो अलग अलग चीजों के बारे में प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हमें अगर बात करूं, बेसिक सी चीज जो होती है ना, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कर्व होता है और एक नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कर्व, मतलब डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, ये बहुत कॉमनली यूज्ड है। एटी का कर्व आपको ऐसा दिया हुआ है और दूसरा एटी का कर्व आपको ऐसा दिया हुआ है। अब हमको है ना थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी यहाँ पे मिक्स करना पड़ेगा और थोड़ा सा मतलब एकदम मसाला बना के, और अपन इसको पूरे अच्छी तरीके से सोचेंगे। तो कैसे मिक्स करते हैं अपन, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब मिक्स करेंगे और फिर अपन निकाल के लाएंगे। तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए किसका इंटीग्रेशन क्या देता है, ठीक है। उसके पहले हम लोग एक बार देख ही लेते हैं चलो कि किसका इंटीग्रेशन क्या देता है और हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो एक्सटी का कर्व होता है ना, अगर एक्सटी का ग्राफ या एक्सटी की इक्वेशन कुछ भी देके रखी है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो आपको वीटी देता है। So you will get dx by dt will be equals to vt, और इस vt का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको क्या देता है, that give you at। at का इंटीग्रेशन करोगे आप, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, आपको वापस vt मिल जाएगा। vt नहीं मिलेगा आपको, चेंज इन v मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, चेंज इन v, ठीक है। और ये आपको मिलेगा हम लोगों के पास में dv by dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt से क्या मिल जाएगा आपको, x ऑफ t वापस मिल जाएगा। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो v मिलेगा, v को डिफरेंशिएट करोगे तो a मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं x और v के, ये तो एग्जांपल है, आप ये तो मैथ्स है, ठीक है। अगर आप मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दे रहा है तो आपको पता है फोर्स कितना होता है, dp by dt होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि भाई इसका डिफरेंशिएशन dp by dt का क्या देगा हम लोगों को, ये देगा। इसके बाद में आपको जानना है कि dx by डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, ये स्लोप होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है आपका एरिया होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मतलब स्लोप, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, और इंटीग्रेशन मतलब एरिया। मतलब यहाँ पर किसी ग्राफ का स्लोप आ रहा होगा, यहाँ पर किसी ग्राफ का स्लोप आ रहा होगा। स्लोप आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स देता है। और यहाँ पर आपके पास में जो रहता है इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व देता है। तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रहे। तो ये आपका पूरा की पूरा जितना भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है और ग्राफिकल के क्वेश्चंस है वो आपके स्लोप एज वेल एज एरिया की हेल्प से हो जाते हैं। तो अगर आपको इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा होता है तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, अगर आपको ग्राफ के फॉर्म में दे रखा होता है तो आप उसका या तो स्लोप निकालते हैं या तो आप उसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर देखा जाए हम लोग के पास में ये हो गया, यहाँ पर हम लोग इसकी ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट विल डू, विल प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। लेट अस सी ग्राफ कैसी आएगी हम लोग के पास में, इसकी ग्राफ एटी की ग्राफ, एटी अपने को वीटी बनाना है और अपने को एक्सटी बनाना है। तो हाउ विल मेक वीटी एंड एक्सटी, बड़ा ही इजी है। देखो ये हम लोग के पास में कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू केटी, मतलब कुछ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं अगर इसको नीचे लेकर आता हूं तो x इक्वल टू के टी, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक टर्म आ जाएगा t एक्स्ट्रा वाला। अगर मैं इसको एक और बार इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, के टी का स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली ऐसे ही चलता जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्यूब आएगा, फिर टी टू पावर 4 आएगा, टी टू पावर 5 आएगा, ऐसा चलते जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ऐसे इंटीग्रेट करते जाओगे आपके पास में ये आता जाएगा। नाउ वीटी की ग्राफ बनानी है तो मुझे पता है कि यहाँ पर y जो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए तो कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन दो तरीके की बन सकती है, एक तो ऊपर जाती हुई या तो नीचे जाती हुई। अब मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ कि इसका स्लोप जो आना चाहिए ना वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो पॉजिटिव के लिए स्लोप पॉजिटिव मतलब कि ऊपर जाती हुई हम लोग के पास में स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो या तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए या ऐसी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए या तो ऐसी, क्योंकि इसके साथ में प्लस सी भी तो आता है। अब वो सी प्लस में हो, जीरो पे हो या माइनस में, मुझे नहीं पता, तो मैं तीनों ग्राफ बना सकता हूँ। तो आप जैसे भी इन तीनों में से कोई एक कर्व होगी, ऑप्शंस मैच करेंगे, ऐसा नहीं होगा, इन तीनों में से कोई एक कर्व ही दी हुई रहेगी। और लास्ट में आता है हम लोग के पास में पैराबोला, ठीक है। इसको आप वापस से इंटीग्रेट करोगे, अगर आप ये जो v आ रहा है आपके पास में, दिस इज v, अगर x आएगा आपके पास में इट विल बी के टी स्क्वायर, ठीक है, दिस इज योर x। तो x आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी के टी का स्क्वायर, ठीक है। तो के टी का स्क्वायर आएगा तो मतलब ये क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। x काय पे दे रखा आपको, y पे, और t आपको काय पे दे रखा है, x स्क्वायर पे। तो x स्क्वायर फोर है, ये स्माइलिंग अप वाला कब आएगा, कैसा आएगा, ये स्माइलिंग अप वाला कब आएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले सब साथ में आएंगे। इसी तरीके से नेगेटिव वाला आ गया तो इसकी ग्राफ्स हम लोगों को कैसी मिलेगी,
नेगेटिव नेगेटिव मिलेगी नीचे जाती हुई, और इसका पैराबोला हम लोगों को कैसा मिलेगा, स्माइलिंग डाउन मिलेगा। तो स्माइलिंग डाउन कैसा होता है हम लोग के पास में, स्माइलिंग डाउन ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज स्माइलिंग डाउन, दिस शुड बी योर XT का कर्व। तो बेसिकली आपको ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है, और इस पर्टिकुलर तीनों से आप लोग जो है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पैराबोलाज आपको ध्यान में रखने हैं, और ये तीनों तीनों याद रखने हैं, ठीक है। आपको इसके अलावा एक और चीज ध्यान में रखनी है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्लोप के टर्म्स में कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में कोई जीरो का कर्व है, तो जीरो को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक पैराबोला मिलेगा। पैराबोला को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक क्यूब मिलेगा, ठीक है। ये कैसे जा रहा है, दिस इज योर इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब आप कहां से कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो इंटीग्रेशन मतलब एक्सेलरेशन से लेके जा रहे हो आप लोग v से, v के बाद में t पे, x पे जा रहे हो, और इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से उल्टा अगर आप चलोगे, जैसे क्यूबिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पैराबोला। पैराबोला को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होगी आपके पास में, उसको आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट मिलेगा, और कांस्टेंट को आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो मिलेगा। तो ये सारी की सारी कर्व जो होती है आपके पास में आ सकती है इन अ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1, एंड सून आई विल कम विद द पार्ट 2 आल्सो ऑफ दिस। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है। एक बार आप सारा रिकैप ले सकते हैं पूरी चीजों का, एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस आल्सो। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको अभी ये छोटा सा मीम जो है स्टार्टिंग में दे रखा था मैंने, कौन सा वाला मीम था भैया, ये शेल्डन वाला, ठीक है, ये समझ में आया होगा। ही इज सेइंग व्हाट डू बेबी पैराबोलाज इट इट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाई, बिकॉज जो पैराबोला होता है ना, उसमें हमेशा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस जोक इज अ वेरी इंटेलिजेंट जोक, एंड पता नहीं तुमको हंसी आई होगी, नहीं मुझे तो बड़ा हंसी आई है इस जोक पे। एनीवे थैंक यू सो मच। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में आऊंगा, आप ये टेबल को पॉज करके बना सकते हैं, सारी इक्वेशंस को याद रख सकते हैं, एज वेल एज आप ये वाला जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने बनाया था। अलग अलग स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ सकते हैं, इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं, एंड एक मैंने जो ये कर्व बनाया इसको आप याद रखना पड़ेगा आपको कि इस तरीके से आता है, ठीक है। तो आई विल कम बैक विद द सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच हियर।